लिखो, हेडिंग डालो वहां पे, नेक्स्ट फ्लूइड। और देखो, जब भी हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्लूइड को हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो जब भी हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्लूइड को हम डिफाइन कर रहे हैं सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अब देखो, दो चीजें हैं जो फ्लो करती हैं। एक तो हम बात करते हैं किसकी? गैस की। जब हम गैस की बात करते हैं, गैस भी फ्लो करती है, नहीं फ्लो करती है? और दूसरी जो चीज फ्लो करती है, वो फ्लो करती है लिक्विड। तो फ्लूइड का मतलब गैस भी है, फ्लूइड का मतलब वहां पे क्या है? लिक्विड भी है। लेकिन जब हम गैस की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं वहां पे थर्मोडायनेमिक्स। देखो, एक ही नहीं वहां पे। और जब हम फ्लूइड में लिक्विड की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड में हम गैस की भी स्टडी करते हैं, और किसकी हम स्टडी करते हैं? लिक्विड की। गैस की स्टडी कर चुके थे, तो ये थर्मोडायनेमिक्स कवर कर चुके हैं। तो अब हम जब फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो मेनली वहां पे हम किसकी बात करेंगे? वहां पे लिक्विड की। तो वो ब्रांच जो रहती है उसको वहां पे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। अब जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड की स्टडी करते हैं तो यहां पे अगेन दो केस बनते हैं। पहला जो केस बनता है वहां पे हम बोलते हैं कि जो लिक्विड होगी वो लिक्विड हमारी विस्कस होगी, और जो दूसरा केस बनता है वो लिक्विड जो रहती है वो हमारी नॉन विस्कस होती है। तो दूसरी जो लिक्विड रहेगी वो हमारी वहां पे नॉन विस्कस रहेगी। तो एक जो लिक्विड है, एक लिक्विड को हमने नाम दिया है विस्कस, दूसरे को हमने नाम दिया है नॉन विस्कस। जब हम विस्कस लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पे क्या डेवलप होता है? वहां पे डेवलप होता है विस्कस फोर्स। जब हम विस्कस लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पे क्या डेवलप हो रहा है? विस्कस फोर्स। और हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी विस्कस फोर्स है वो है सिमिलर टू फ्रिक्शन। ये जो होगा ये होगा सिमिलर टू फ्रिक्शन। जैसे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? अगर मान लो ग्राउंड है, अगर ग्राउंड है, ग्राउंड हमारा कैसा है? रफ है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके वहां पे क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है। तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हम एक ब्लॉक को लाके क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v। और ये सरफेस हमारा कैसा है? रफ। बताओ, रफ सरफेस पे अगर किसी ब्लॉक को तुम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो तो वहां पे क्या डेवलप होता है? वहां पे डेवलप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है वो ब्लॉक की वेलोसिटी को क्या कराता है? डिक्रीज कराता है कि नहीं? तो जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस पे टेंजेंशियल लगता है कि नहीं लगता है? और सेम चीज होती है जब लिक्विड फ्लो करती है। जैसे मान लो ये लिक्विड है और ये लिक्विड हमारी क्या हो रही है? फ्लो कर रही है। और मान लो ये लिक्विड फ्लो कर रही है किस पे? ग्राउंड पे। तो जब ये लिक्विड फ्लो करती है ग्राउंड पे तो हम क्या एजम्पशन लेते हैं? हम एजम्पशन लेते हैं कि ये जो लिक्विड है ये नंबर ऑफ लेयर का क्या है? कलेक्शन है। भाई, जब लिक्विड ग्राउंड पे फ्लो कर रही होगी तो उस लिक्विड की कुछ थिकनेस होगी कि नहीं होगी? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी लिक्विड का सरफेस है वो नंबर ऑफ लेयर का क्या है? कलेक्शन है। तो होता क्या है, जब एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या होती है? स्लाइड करने की कोशिश करती है। जैसे मान लो ये लेयर 1 है, ये लेयर 2, ये लेयर क्या हो गई? 3। तो जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो उसको हमने assumption क्या किया कि ये नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बना है। और जब ऊपर लेयर स्लाइड करने की कोशिश करती है
तो नीचे वाली लेयर उसके ऊपर क्या अप्लाई करती है, विस्कस फोर्स, और यही वो फोर्स रहता है जिसके कारण जो लेयर रहती है उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जब हम बात करते हैं विस्कस लिक्विड की तो वहां पे डेवलप होता है विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स कैसा होता है, ये होता है सिमिलर टू फ्रिक्शन। सिमिलर टू फ्रिक्शन का मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगा, इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो हमेशा रहेगा अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस। और ये चीज ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम लिक्विड कैसी लेके चलेंगे, हम लिक्विड लेके चलेंगे नॉन विस्कस। अगर लिक्विड विस्कस है तो वहां मेंशन करेगा कि लिक्विड विस्कस है, और सिंपली क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिक्विड इज फ्लोइंग और कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें लिक्विड को क्या मान के चलना है, लिक्विड को मान के चलना है वहां पे नॉन विस्कस। तो अभी हम लोग जिस लिक्विड की स्टडी करने जा रहे हैं वो लिक्विड हमारी क्या है, नॉन विस्कस। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, नॉन विस्कस लिक्विड की। और जब नॉन विस्कस लिक्विड की स्टडी करते हैं तो अगेन इसकी स्टडी हम लोग दो पार्ट में करते हैं। पहला जो पार्ट रहता है उसमें लिक्विड हमारी कैसी रहेगी, रेस्ट में, और दूसरा जो केस रहता है वहां पे लिक्विड नॉन विस्कस है, लेकिन ये नॉन विस्कस लिक्विड हमारी क्या है, मोशन में है। तो उसको फिर वहां पे हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, यानी ब्रांच तो मेरी क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे नॉन विस्कस लिक्विड की, लेकिन यहां पे हम दो केस कंसिडर करेंगे। पहले हम केस कंसिडर करेंगे जब लिक्विड कैसा है, रेस्ट में, और दूसरा केस हम लेंगे जब लिक्विड हमारा क्या है, मोशन में। तो हेडिंग डालो वहां पे सबसे पहला एजम्पशंस। अभी हम लोग बात करेंगे उस लिक्विड की जो लिक्विड हमारी कैसी है, रेस्ट में, और वहां पे कुछ एजम्पशंस लिखो वहां पे। अब देखो सबसे पहला एजम्पशन हम क्या लेके चल रहे हैं, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हमें मान के चलना है कि जो लिक्विड है, लिक्विड कैसा है, नॉन विस्कस। तो अभी हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो लिक्विड नॉन विस्कस है। अच्छा, लिक्विड नॉन विस्कस है और साथ में लिक्विड हमारा कैसा है, रेस्ट में। अब देखो लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, मान लो इस तरह से यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने इस तरह से एक फोर्स अप्लाई किया, और ये फोर्स हमने अप्लाई किया नॉर्मल से कितने एंगल पे, थीटा पे। मैं बोल रहा हूं यहां पे एक सरफेस है और इस सरफेस पे हम इस तरह से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्स नॉर्मल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। अब बताओ इस फोर्स के यहां पे कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक जो कंपोनेंट रहेगा, बताओ वो कंपोनेंट सरफेस पे नॉर्मली होगा कि नहीं होगा, और उसकी वैल्यू वहां पे एफ कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली इस फोर्स का एक और कंपोनेंट होगा जो सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल बोल दें या फिर टेंजेंशियल बोल दें, और उस फोर्स को हम वहां पे क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा बोलेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे किसी एंगल पे, तो उस फोर्स के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो। एक कंपोनेंट सरफेस के नॉर्मली होगा और एक कंपोनेंट सरफेस के कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। अब हमारा पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन है कि लिक्विड वहां पे क्या है, नॉन विस्कस है, और लिक्विड नॉन विस्कस है, इसका मतलब है देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स। तो यहां पे हम जिस लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होना चाहिए। भाई मैंने क्या बोला, अगर लिक्विड विस्कस होगा तो वहां पे डेवलप होगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किसके सिमिलर है, फ्रिक्शन के।
तो जिस तरह से फ्रिक्शन टेंजेंट के अलोंग लगता है, विस्कस फोर्स भी किसके अलोंग लगता है? तो अगर लिक्विड नॉन विस्कस है तो वहां पे कोई विस्कस फोर्स नहीं होगा, इसका मतलब है कि वहां पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या लेना है, यह ध्यान रखना है, यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लिक्विड नॉन विस्कस होगा, इसका मतलब है टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं होगा, तो जो भी फोर्स होगा वो फोर्स कैसा एक्ट कर रहा होगा? नॉर्मली। इसका मतलब है कि यहां पे अगर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो क्या चीज जीरो होनी चाहिए? क्या चीज जीरो होनी चाहिए? यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट वहां पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अब ये चीज ध्यान रखना है कि अभी हम जिस लिक्विड की बात करेंगे, हम कभी भी देखेंगे तो फोर्स हमेशा कैसा लग रहा होगा? नॉर्मली। समझे? जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे डैम की वॉल है, यहां पे मान लो डैम की वॉल है और ये हो गया ग्राउंड, और अब मैंने यहां पे क्या लाके फिल कर दिया? वाटर। अब बताओ, जो लिक्विड है वो लिक्विड हमारा कैसा है? नॉन विस्कस। इसका मतलब है कि इस पे फोर्स कैसा लगना चाहिए? अबे लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो उस पे फोर्स कैसा लगना चाहिए? नॉर्मली। अब देखो, लिक्विड का सरफेस हम ऐसा ही मान सकते हैं, और जब लिक्विड रुकेगा तो लिक्विड का एक सरफेस ऐसा भी होगा कि नहीं होगा? अब इस सरफेस पे फोर्स कैसा लगना चाहिए? नॉर्मली। तो नॉर्मल ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो लिक्विड पे अगर फोर्स नॉर्मली लग रहा है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये लिक्विड डैम की वॉल के ऊपर भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, लेकिन ये फोर्स कैसा लग रहा होगा? नॉर्मली। समझ में? जो लिक्विड की यहां पे सरफेस बनेगी, इस पे फोर्स नॉर्मली लगना चाहिए। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिक्विड पे सरफेस नॉर्मली लग रहा है तो लिक्विड जो रहेगा वो डैम की वॉल के ऊपर फोर्स कैसा लगा रहा होगा? नॉर्मली लगा रहा होगा। तो जब भी हम फोर्स देखेंगे, फोर्स हमेशा क्या होगा? नॉर्मली एक्ट करेगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट वहां पे क्या हो गया? जीरो। जो दूसरा एजम्पशन हमारा होता है, पहला एजम्पशन तो है कि लिक्विड हमारा क्या है? नॉन विस्कस। दूसरा जो एजम्पशन है वो है लिक्विड जो है वो इनकंप्रेसिबल है। जो लिक्विड है, लिक्विड हमारा क्या है? इनकंप्रेसिबल है। अब देखो, इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कंटेनर है, और जो भी कंटेनर है, कंटेनर में हमने किसको लाके फिल किया है? लिक्विड को। तो जो भी कंटेनर है, कंटेनर में हमने किसको लाके फिल किया है? लिक्विड को। और इस लिक्विड के ऊपर अब हमने क्या किया? अच्छा, पहले देखो यहां पे ये जो कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, और लिक्विड की हाइट अभी कितनी है? h। अब कुछ टाइम बाद हमने क्या किया? यही कंटेनर था, कंटेनर में हमारी लिक्विड फिल्ड थी, और इस लिक्विड के ऊपर हमने क्या किया? एक पिस्टन को लाके प्लेस कर दिया। यहां पे एक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हमने क्या किया? एक लोड को लाके भी क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। तो जब लिक्विड ओपन था तो कंटेनर में लिक्विड की हाइट कितनी थी? h। अब इसके ऊपर हमने एक पिस्टन को लाके प्लेस किया, पिस्टन का कुछ लोड तो होगा ही होगा, पिस्टन के ऊपर हमने मान लो कोई स्टोन को भी लाके प्लेस कर दिया। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस हाइट का क्या होगा, तो ध्यान रखना है, ये जो हाइट रहेगी, ये हाइट हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ में? जो हाइट है, ये हाइट हमारी वहां पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कितना भी हम फोर्स अप्लाई करें, इस लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या? नहीं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है, वहां पे अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है ना? तो हम लोग जिस लिक्विड को लेके चल रहे हैं वहां पे लिक्विड पे फोर्स कैसा लगेगा? नॉर्मली।
और दूसरा हमें क्या लेके चलना है, लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या रहेगा भाई, यहां पे वॉल्यूम क्या रहा, तो इसका मतलब ये भी है कि नहीं है कि जो डेंसिटी रहेगी, डेंसिटी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यही दो एजम्पशन है जिसको हमें लेके चलना है, डेंसिटी कांस्टेंट और जो भी फोर्स है वो फोर्स कैसा लग रहा है, नॉर्मली। क्लियर है इतना? अब देखो हम लोग किस लिक्विड की स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग पहले स्टडी करने जा रहे हैं उस लिक्विड की जो कैसी है, रेस्ट में। और लिक्विड अगर रेस्ट में है तो जो सबसे पहली टर्म आती है वो आती है, हेडिंग डालो वहां पे, प्रेशर। तो जो सबसे पहली टर्म आ रही है वो यहां पे आती है प्रेशर। अब देखो प्रेशर को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या डेफिनेशन थी प्रेशर की वहां पे, फोर्स, ऐसा था, हाँ क्या था ना, प्रेशर की डेफिनेशन ये थी फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे प्रेशर का मतलब था नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे नॉर्मली कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या था, प्रेशर था। तो प्रेशर को हमने क्या डिफाइन किया था, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। समझ में? जो भी हमने सरफेस का यूनिट एरिया लिया उस पे नॉर्मली फोर्स कितना लग रहा है वही हमारा क्या है, प्रेशर है। अब मान लो यहां पे एक कंटेनर है, यहां पे एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने किसको लाके फिल किया है, लिक्विड को। कंटेनर है, कंटेनर में हमने लिक्विड को लाके फिल किया है, ये लिक्विड मेरा कैसा है अभी, रेस्ट में। अब क्या करो, यहां पे लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन करो, यहां पे बताओ, इस तरह से हम एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन कर सकते नहीं कर सकते? तो यहां पे इस तरह से हमने एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया। अब बताओ ये जो लिक्विड का एलिमेंट है इसके चारों ओर सराउंडिंग में लिक्विड है कि नहीं है? अब जो सराउंडिंग लिक्विड रहेगी वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? भाई देखो जो एलिमेंट है उसके ऊपर लिक्विड है कि नहीं, तो वो लिक्विड अपने वेट के कारण कहां जाने की कोशिश करेगी, नीचे। तो ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये एलिमेंट कहां जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो नीचे वाला सरफेस रहेगा वो भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अच्छा, जब इस पे ऊपर से फोर्स आएगा नीचे से फोर्स आएगा तो ये जो लिक्विड का एलिमेंट है ये फैलने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? तो अब क्या होगा, उसके जो साइड में, इस साइड जो लिक्विड होगी और इस साइड जो लिक्विड रहेगी वो भी क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। तो ये जो हमने लिक्विड का एलिमेंट कंसीडर किया है उस पे सराउंडिंग लिक्विड सब तरफ से क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। अब हम लोग किस सरफेस की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉप मोस्ट सरफेस की। अब देखो ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है इसका कुछ एरिया है कि नहीं है, तो मान लो टॉप मोस्ट सरफेस का एरिया कितना है, डेल्टा ए। और इस डेल्टा ए पे अब क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। अब ध्यान ना, फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स लगेगा नॉर्मली, क्योंकि हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो लिक्विड कैसी है, नॉन विस्कस। तो ये जो लिक्विड का ऊपर वाला सरफेस रहेगा उस पर फोर्स नॉर्मली लगे नहीं लगेगा? नीचे वाला जो सरफेस रहेगा बताओ उस पर भी फोर्स इस तरह से नॉर्मली लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, अब ये जो लिक्विड का एलिमेंट ये साइड से फैलने की कोशिश करेगा। अब साइड लेफ्ट और राइट वाला लिक्विड भी क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ध्यान रखना, फोर्स जब भी एक्ट करेगा फोर्स हमेशा सरफेस पे
नॉर्मली एक्ट करेगा। यहां पे जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा लग रहा है? नॉर्मली। अब देखो एलिमेंट के सब सरफेस पे फोर्स लग रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल ऊपर वाले सरफेस की। अब मान लो ऊपर वाले सरफेस पे कितना फोर्स लगा? डेल्टा एफ। अबे डेल्टा एफ क्यों लिया? देखो ये जैसे सरफेस है तो ऐसा कौन है कि सरफेस के केवल यहीं पे फोर्स लग रहा होगा, यहां पे फोर्स, हर जगह फोर्स लग रहा ही नहीं लग रहा है। अब इन सभी फोर्स को हम क्या कर दें? ऐड कर दें। अब ऐड करोगे तो इनका एडिशन सिंपल होगा कि नहीं होगा? भाई सबका डायरेक्शन नीचे की ओर है तो सब सिंपली क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा? ऐड हो जाएगा वहां पे। तो यहां पे जो ऊपर वाला सरफेस है उसके हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लगा? डेल्टा एफ। कितने एरिया पे लगा? और हम ये मान के चल रहे हैं कि हर जगह फोर्स कैसा है? सेम लग रहा है। जैसे यहां 2 न्यूटन लगा तो यहां 2 न्यूटन, यहां 2 न्यूटन, हर जगह 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन लग रहा है। सबको हमने ऐड कर दिया, टोटल फोर्स मिल गया। कितने एरिया पे लग रहा है? डेल्टा ए पे। तो जो पहली टर्म आती है वो यहां पे आती है प्रेशर, लेकिन ये जो प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रेशर। तो जो भी एवरेज प्रेशर रहता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। यानी इसी फॉर्मूले को 9th-10th की बुक में ऐसा लिखता था, ऐसा यूज करते नहीं यूज करते 9th-10th में, कि प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिकली क्या है? एवरेज प्रेशर है। एवरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने किस पे निकाला है? हमने डेल्टा ए एरिया पे फोर्स निकाला है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या दे देगा? ये दे देगा वहां पे एवरेज प्रेशर। क्लियर ना? अब मैं अगर इसी में लिख रहा हूं वहां पे लिमिट, यहां पे लिखो लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए लिखा हुआ है, उसके आगे मैंने लिख दिया लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैथ्स में होता है डेल्टा ए किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? डेल्टा ए कभी 0 होता है क्या? हम बोलते हैं केवल ये 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। अब इमेजिन करो कि इस सरफेस का एरिया 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो बताओ एक टाइम आएगा ये एलिमेंट ऐसा हो जाएगा। अब बताओ ये एलिमेंट किस में चेंज हो गया? ये एलिमेंट चेंज हो गया पॉइंट में। तो अगर यहां पे तुम बोल रहे हो लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, तो बताओ एक टाइम आएगा जब एलिमेंट का सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो वहां पे मैथ्स में डेल्टा ए किस में चेंज हो जाता है? डीए में। अब डेल्टा एफ किस में चेंज होगा? बहुत स्मॉल अमाउंट का सरफेस है जिसपे फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डीएफ। और ये जो डीएफ बाय डीए होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रेशर, लेकिन ये होता है प्रेशर एट अ पॉइंट। और ज्यादातर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला है जो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसको ऐसा भी लिख लेना, कुछ बुक में ऐसा भी दिया रहता है एफ बाय ए बी, लेकिन जो करेक्ट है नोटेशन वो यही है डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। और यहां पे जब हमने एफ बाय ए निकाला है तो यह भी ध्यान रखना है कि हमने एजम्पशन लिया है कि जो भी फोर्स है वो हर जगह कैसा लग रहा है? यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है। जो भी फोर्स है, फोर्स हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। लेकिन ज्यादातर केस में हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है प्रेशर एट अ पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डीएफ बाय डीए। लिखा है इतना वहां पे। अब देखो जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं बताओ इसकी यूनिट क्या लिखोगे एसआई सिस्टम में? फोर्स पर यूनिट एरिया है कि नहीं है? तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, अगर हम एसआई सिस्टम में जाते हैं तो वो हो जाती है न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उसी को वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। अगर सीजीएस में जाओगे तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा डायन में, एरिया किसमें, तो जो भी यूनिट रहेगी या तो हम बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर क्या हो गया डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब ये बताओ, जब भी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, बताओ इसका डायरेक्शन है कि नहीं है। जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर का डायरेक्शन है कि नहीं है। प्रेशर हमेशा कैसा एक्ट करेगा, प्रेशर हमेशा एक्ट करेगा सरफेस पे नॉर्मली। जैसे देखो इस कंटेनर में पानी भरा है कि नहीं भरा। अब बताओ अगर ये वॉल नहीं होती तो ये पानी साइड में मूव करता कि नहीं मूव करता। तो एक तरह से इस वाटर को हमने रोक के रखा है, तो ये जो वाटर रहेगा इस कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। फोर्स के कारण क्या बनेगा, प्रेशर। तो प्रेशर इस तरह से नॉर्मली शो करोगे कि नहीं शो करोगे। ये हमने कंटेनर की वॉल पे शो किया है। अच्छा जो वाटर हमने फिल किया है वो कंटेनर की इस वॉल के ऊपर भी क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। फोर्स के कारण क्या बनेगा, प्रेशर। अच्छा अब जो पानी भरा है वो कंटेनर के बॉटम के ऊपर भी क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। फोर्स के कारण क्या बनेगा, तो बताओ जो भी प्रेशर है वो प्रेशर सरफेस पे कैसा एक्ट कर रहा है, नॉर्मली। तो प्रेशर का डायरेक्शन है कि नहीं है भाई। प्रेशर जो है वो किसी सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करता है, लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि ये न्यूटन, ये जो प्रेशर है ये लॉज ऑफ वेक्टर को क्या करता है, ओबे नहीं करता है। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर के लॉ को क्या कर रहा होगा, ओबे कर रहा होगा। तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर के लॉ को क्या कर रहा है, ओबे नहीं करता है। इसलिए हम उसको वहां पे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं वहां पे। क्लियर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अबे डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखोगे तो फोर्स का कितना था, ml -2, एरिया का l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml -1 t टू दी पावर कितना, -2। देखो होगा इतना। अब इतना होगा कि नहीं वहां पे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखो वहां पे वेरिएशन इन प्रेशर। हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। अब देखो यहां पे हमने क्या बोला था, कंटेनर। कंटेनर में हमने किसको लाके फिल किया वहां पे, और यहां पे हम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। जो भी लिक्विड है, लिक्विड मेरा रेस्ट में है, और अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन कर रहा हूं इस तरह से। तो लिक्विड रेस्ट में है और लिक्विड में हमने इस तरह से एक एलिमेंट इमेजिन किया। अब हमें क्या बताना है यहां पे, हमें यहां पे बताना है प्रेशर में वेरिएशन। किसके साथ,
डेप्थ का मतलब वाई एक्सिस। तो तुम यही बोल सकते हो कि हम क्या देखने जा रहे हैं, हम प्रेशर का वेरिएशन देखने जा रहे हैं, किसके साथ, वाई के साथ। अच्छा अब ये बताओ, जो मैंने लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया, ये एलिमेंट मूव कर रहा है क्या? भाई ये जो लिक्विड का एलिमेंट हमने इमेजिन किया है, ये लिक्विड का एलिमेंट अभी रेस्ट में है कि नहीं है? अच्छा हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है वाई के अलोंग से। तो अब बताओ, ये जो लिक्विड का एलिमेंट होगा, इसके ऊपर लिक्विड है कि नहीं है? अब बताओ, ये लिक्विड यहां पे क्या अप्लाई कर रही होगी, प्रेशर अप्लाई कर रही नहीं कर रही? अबे इस एलिमेंट के ऊपर लिक्विड है, लिक्विड ऊपर ही लिक्विड क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स। फोर्स के कारण क्या बन गया, प्रेशर। तो यहां पे कुछ प्रेशर पी इस तरह से नॉर्मली एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है? अच्छा हॉरिजॉन्टल भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी हमें हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब है क्या? अभी हमें प्रेशर का वेरिएशन देखना है वाई के अलोंग, तो हमें वाई से मतलब है। अच्छा जो नीचे लिक्विड का एलिमेंट होगा, यहां पे जो नीचे वाला सरफेस रहेगा, उस पे भी नीचे ही लिक्विड क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स। फोर्स के कारण क्या बन गया, तो यहां पे भी प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा जो भी हमने लिक्विड का एलिमेंट लिया है, वो लिक्विड का एलिमेंट हमने सरफेस से y डिस्टेंस पे लिया है, और उसकी डेप्थ यहां पे dy। तो हमने लिक्विड के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर किया है, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डेप्थ y, और उसकी थिकनेस वहां पे कितनी है, dy। अब देखो dy सिंबल कब लेते हैं, dy सिंबल लेते हैं जब इंटरवल क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहां पे अगर प्रेशर P है, अगर यहां प्रेशर P है, तो ये जो तुमने स्मॉल डेप्थ dy ली है, बताओ इसके साथ प्रेशर में क्या होगा, चेंज आएगा। हमें ये देखना है कि यहां पे प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा। तो अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे वहां पे। तो ये जो लिक्विड का एलिमेंट था, मैंने क्या बोला, ये लिक्विड का एलिमेंट कैसा है, रेस्ट में। अब देखो ये जो ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, वो पूरे एरिया में लग रहा ही नहीं लग रहा है। मान लो इसका एरिया कितना है, तो इस प्रेशर के कारण ऊपर वाले सरफेस पे कुछ फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उस फोर्स को बोल दो F1। F1 कौन सा फोर्स है? F1 वो फोर्स है जो लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर के कारण क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। अच्छा इस लिक्विड के एलिमेंट का वेट भी होगा कि नहीं होगा, वो होगा m इंटू जी। अब बताओ ये दोनों फोर्स कहां एक्ट कर रहे हैं, नीचे। तो अब इनको कौन बैलेंस करेगा, नीचे जो प्रेशर बन रहा होगा, उस प्रेशर के कारण फोर्स कहां बनेगा, तो यहां पे फोर्स F2 ऊपर की ओर। तो इसके कारण फोर्स हमने पकड़ा है F1, इसके कारण फोर्स कितना पकड़ा, F2। अब डायग्राम देख के बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है। भाई एलिमेंट रेस्ट में है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स किसको बैलेंस करेगा, तो जो अपवर्ड फोर्स है वो यहां पे क्या हो गया, F2, और F2 की वैल्यू F1 प्लस mg है कि नहीं। तो बताओ F2 फोर्स बड़ा है कि नहीं बड़ा यहां पे। तो इन दोनों पॉइंट, इन दोनों सरफेस को और कंसीडर करोगे, तो यहां पे फोर्स कम है, यहां पे फोर्स क्या है, तो यहां प्रेशर भी क्या होना चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहां पे प्रेशर P प्लस dP हो गया। भाई यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो अब प्रेशर कितना ज्यादा होगा, तो हमने बोला P प्लस वहां पे क्या हो गया, dP। dP क्यों लिया है सिंबल, अबे क्योंकि हम dy नीचे गए, dy नीचे गए तो प्रेशर वहां पे dP से क्या हो गया, बढ़ गया। तो इक्वेशन वहां पे बन गई P प्लस dP। अब सबकी वैल्यू पुट करो, जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की डेंसिटी लो रो। तो जो रो है, रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बताओ F2 की जगह क्या लिखोगे, F2 वहां पे क्या है, नीचे वाले सरफेस पे लगने वाला फोर्स है, और फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू। तो चेक करो F2 फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या,
P प्लस dP इंटू डेल्टा ए। चेक करो, ऐसा लिखो नहीं लिखोगे भाई? हमने ये माना है कि फोर्स जो है वो यूनिफॉर्मली लग रहा है, तो जो टोटल फोर्स लग रहा होगा नीचे वाले सरफेस पे वो हो जाएगा प्रेशर इंटू क्या हो गया, एरिया। फिर F1 को क्या लिखोगे? F1 को लिखोगे P इंटू डेल्टा ए। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा डेल्टा ए इंटू डी वाई, साथ में मल्टीप्लाई कर दो वहां पे जी। बताओ ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? वहां पे जो भी लिक्विड के एलिमेंट का मास होगा, मास को लिखना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब बताओ क्या चीज कैंसिल आउट होगी? पी डेल्टा ए कैंसिल आउट होगा कि नहीं कैंसिल आउट होगा? होगा ना। यहां पे डेल्टा ए, यहां पे डेल्टा ए भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और जब इस इक्वेशन को देखोगे तो इक्वेशन ऐसे निकल के आएगी, डीपी बाय डी वाई। डीपी बाय डी वाई किसके बराबर? रो इंटू जी के बराबर। बताओ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ जी की वैल्यू चेंज होती है क्या? हम लोग जिस हाइट की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, वो डेप्थ बहुत स्मॉल होती है, यानी 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, किलोमीटर में तो है नहीं डेप्थ। तो वहां पे जी कैसा है? कांस्टेंट। लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल होगी तो डेंसिटी भी क्या है? तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि ये जो पूरी टर्म है, अभी ये टर्म कांस्टेंट है कि नहीं है? अच्छा, डीपी बाय डीवाई क्या बताता है? डीपी बाय डीवाई बताता है प्रेशर में वेरिएशन किसके साथ? डेप्थ के साथ। तो ये बता रहा है कि प्रेशर जो है डीपी बाय डीवाई, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं, चेंज इन प्रेशर विथ डेप्थ। तो जो भी प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है डेप्थ के साथ, वो वहां पे रो इंटू जी होगा कि नहीं होगा? अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है कि मान लो एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया और यहां पे ऐसा प्रेशर P। अब बताओ, या अभी रुको जरा, अभी के लिए इतना देखो, डीपी बाय डीवाई कितना आ गया? डीपी बाय डीवाई अभी हमारा क्या आ गया वहां पे? रो इंटू जी। ये बता रहा है प्रेशर में डेप्थ के साथ वेरिएशन, और रो इंटू जी क्या है? कांस्टेंट। अब अगले स्टेप में इसको हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं, डीपी इक्वल्स टू क्या हो गया? रो इंटू जी इंटू, देखो ऐसा लिख सकते हैं वहां पे। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया? टर्म को सेपरेट आउट किया और इसको वहां पे क्या किया? इंटीग्रेट किया। अब कहां से कहां हम इंटीग्रेट करेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? y की वैल्यू बताओ यहां पे क्या है? इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है कि नहीं 0? अच्छा, जब y की वैल्यू 0 होगी तो यहां पे ऊपर एयर होगी कि नहीं होगी? और एयर के कारण यहां पे जो प्रेशर बनता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, पी नॉट। तो पी नॉट मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? तो जो भी लिक्विड का सरफेस है उस पे एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर कितना बन रहा है? पी नॉट बन रहा है वहां पे। अब जब टर्म को हम सेपरेट आउट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तुम क्या बोलोगे? जब y की वैल्यू 0, तो बताओ प्रेशर कितना? पी नॉट। और यहां पे जब हम कितना नीचे आ गए? y, तो यहां पे प्रेशर मान लो कितना? P। अब बताओ, अब अगर तुम यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो dp का कितना? P। लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा P माइनस पी नॉट। वहां पे रो इंटू जी क्या हो गया? कांस्टेंट। dy का y लिमिट पुट कर दो तो वहां पे रो जी y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इस टर्म को तुम सेपरेट आउट कर दो तो रिजल्ट जो मिलता है वो रिजल्ट मिलता है P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी वाई। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बताता है प्रेशर में वेरिएशन
किसके साथ? डेप्थ के साथ। सरफेस पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। अब बताओ यहां पे तुम क्या बोलोगे? y अगर बढ़ेगा तो भाई पी नॉट कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो जैसे जैसे y बढ़ेगा प्रेशर भी वहां पे क्या होगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज करता है। लेकिन कब ऐसा होता है? जब लिक्विड रेस्ट में है। ध्यान ना, ये मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। लिक्विड जब रेस्ट में है तो हम क्या बोलेंगे? डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। और अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर वहां पे क्या हो रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। अब मान लो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रेशर का y के साथ ग्राफ प्लॉट करो, तो अब कैसे प्लॉट करोगे प्रेशर का y के साथ ग्राफ? वहां पे बोलो प्रेशर को अगर y के साथ प्लॉट करोगे तो p का मतलब क्या हो गया? y। पी नॉट कॉन्स्टेंट c, रो इंटू जी कॉन्स्टेंट। तो बताओ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है? तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे इंटरसेप्ट, अबे इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप भी, तो इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? तो अगर प्रेशर और y के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है तो वो इस तरह से वहां पे क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव। अच्छा मान लो अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि इस लाइन ने कितना एंगल फॉर्म किया, ये लाइन का स्लोप है कि नहीं है? अब मान लो कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दे कि तुम्हें थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि प्रेशर और y के बीच का ग्राफ दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप मालूम है। स्लोप कितना हो गया? स्लोप का मतलब tan 30 हुआ कि नहीं हुआ? और tan 30 किसके बराबर होना चाहिए? रो इंटू। तो कई बार क्वेश्चन में ग्राफ दिया होता है और पूछता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है वहां पर। मान लो इस तरह से अगर प्रेशर और y के बीच का ग्राफ दिया है और तुम्हें एंगल मालूम है तो लाइन का स्लोप मिल गया। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो g की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा? डेंसिटी तुम्हें रो मिल जाएगी वहां पर। अच्छा मान लो अगर इसी केस में देखो ग्राफ अगर प्लॉट करना होता, बताओ अब ग्राफ कैसा आता? अभी हमने ग्राफ किसके में ड्रॉ किया? P और Y के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि dP बाय dy का y के साथ ग्राफ प्लॉट करो, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा और वो वहां पे क्या होगा? रो इंटू क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। तो ये dP बाय dy का y के साथ ग्राफ होगा और ये हमारा P का क्या होगा? y के साथ ग्राफ होगा। मेन तुम्हें क्या ध्यान रखना है? जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे जाएंगे प्रेशर हमारा कंटिन्यूअसली क्या होगा? इंक्रीज करेगा। रब करो इतना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, वेरिएशन इन प्रेशर। नेक्स्ट लिखो वहां पे वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। नहीं सॉरी, लिखो वहां पे प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। पहली जो प्रॉपर्टी थी वहां पे वेरिएशन प्रेशर का देखा था डेप्थ के साथ, अब लिखो वहां पे वेरिएशन इन प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब हमें प्रेशर का वेरिएशन देखना है किसके अलोंग? अच्छा एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टली देखना है हमें। हमें चेक करना है हॉरिजॉन्टली प्रेशर किस तरह से वहां पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अब यहां पे फिर से क्या करो, इस तरह से हमारा लिक्विड था,
अब फिर से यहां पे क्या करो, इस तरह से एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन करो, इस तरह से। तो हमने इस तरह से यहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया, और ध्यान है जब ये लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन करोगे तो ये लिक्विड का एलिमेंट अगेन कैसा है, रेस्ट में। अब बताओ इस लिक्विड के एलिमेंट के ऊपर प्रेशर किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? भाई प्रेशर तो ऊपर के कारण भी लगेगा, नीचे के कारण भी क्या होगा, लेकिन ये प्रेशर किसके अलॉन्ग है? हमें अब y से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? तो अगर x से अगर देखोगे तो इस सरफेस पे ऐसा प्रेशर लगेगा ही नहीं लगेगा नॉर्मली। मान लो ये प्रेशर हो गया P1। अच्छा उस साइड भी प्रेशर लगे नहीं लगेगा, और उस साइड अगर देखोगे तो प्रेशर अगेन नॉर्मली लग रहा है नहीं लग रहा है, और उसको बोल दो P2। ये जो लिक्विड का एलिमेंट है इसकी कुछ लेंथ भी मान लो लिक्विड के एलिमेंट की लेंथ कितनी L, और इसका सरफेस एरिया कितना। ध्यान रखना बाकी के हमें फोर्स से मतलब नहीं है, हमें केवल उससे मतलब है जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, x के अलोंग लग रहा है। अब बताओ प्रेशर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा ए एरिया से तो क्या बन जाएगा, फोर्स। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, P1 इंटू डेल्टा है। इस डायरेक्शन में प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से तो फिर क्या मिल गया, फोर्स मिल गया वहां पे। अब बताओ यहां पे फोर्स लग रहा है राइट की ओर, यहां पे फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट की ओर। अब बताओ ये एलिमेंट कैसा है, रेस्ट में। तो एलिमेंट अगर रेस्ट में है तो दोनों साइड के फोर्स को वहां पे इक्वेट कर दो। ध्यान ना हॉरिजॉन्टली और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वेट लग रहा है नीचे की ओर, हमें इससे मतलब नहीं है। डेल्टा ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है P1 इक्वल्स टू P2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रेशर में वेरिएशन किसके साथ, x के साथ वहां पे। अब देखो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, डेप्थ के साथ प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए, लिक्विड रेस्ट में है और यहां पे हमने क्या लिए, कुछ पॉइंट्स लिए, तो यहां पे हॉरिजॉन्टली कुछ प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पे हॉरिजॉन्टली। तो मान लो यहां हॉरिजॉन्टली बना प्रेशर P, यहां पे भी बताओ अभी हमने यही प्रूफ किया कि नहीं प्रूफ किया। हमने क्या बोला, हमने बोला लिक्विड अगर रेस्ट में, लिक्विड अगर रेस्ट में है और हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, लिक्विड अगर हमारा कैसा है, रेस्ट में, और हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। वहां पे पॉइंट तुम यहां पे कंसिडर करो, पॉइंट यहां पे कंसिडर करो, अगर ये पॉइंट सेम लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम लेवल है कि नहीं, तो अगर हमारे पास लिक्विड रेस्ट में और नंबर ऑफ पॉइंट सेम लेवल पे हैं, तो उन सभी पॉइंट पे प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बताओ इस पॉइंट को लिखोगे क्या, वहां पे लिखो वहां पे, और ध्यान है ये सब कुछ रेस्ट के लिए है, तो लिखो वहां पे इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट, लिखो वहां पे इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट, if the liquid is at rest then pressure क्या लिखा वहां पे, if the liquid is at rest then pressure at all the points, then pressure at all the points, कौन से पॉइंट्स हैं, तो ब्रैकेट में वहां पे क्या लिखो, प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स एट सेम लेवल, ब्रैकेट में लिख लो वहां पे एट सेम लेवल,
क्या लिखा वहां पे, इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट देन प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स, ब्रैकेट में क्या है, एट सेम लेवल, फिर क्या लिखो, आगे लिखो वहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस will remain constant. If the liquid is at rest and the points are at same level, then pressure along x axis will always remain same. लेकिन देखो आगे जब जाओगे ना तो कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जहां पे हम लिक्विड को एक्सेलरेट कराते हैं। अभी लिक्विड कंटेनर रेस्ट में है, ऐसा भी हो सकता, नहीं हो सकता कि कंटेनर में हमने लिक्विड को भरा और कंटेनर को हमने हॉरिजॉन्टली चलाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होगी, फिर वहां पे ये प्रॉपर्टी फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। जब तक लिक्विड रेस्ट में है तब तक हम क्या बोलेंगे, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा, और हॉरिजॉन्टली अगर हम सेम पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो उन सभी पॉइंट पे प्रेशर एक्स के अलोंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड मेरा कैसा, रेस्ट में। इससे पहले जो हमने एलिमेंट लिया था वो एक डिस्क के फॉर्म में लिया था, फिर बाद में एलिमेंट हमने किसके फॉर्म में लिया, सिलेंडर के फॉर्म में। अब इमेजिन करो कि एक हमने लिक्विड का एलिमेंट इस तरह से ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में कंसिडर किया है, और ये एलिमेंट का साइज कैसा है, बहुत स्मॉल है। तो बेसिकली हम इस तरह के एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है डायग्राम? बैग नहीं समझ में? यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगुलर एलिमेंट, देखो एक ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में वहां पे क्या लिया है, एलिमेंट लिया है। अब ये एलिमेंट हमारा लिक्विड के अंदर है कि नहीं है? अब बताओ इस पे सराउंडिंग लिक्विड सब तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रही, नहीं अप्लाई कर रही है? प्रेशर इस डायरेक्शन में भी होगा, प्रेशर इस डायरेक्शन में भी होगा, प्रेशर इस डायरेक्शन में भी होगा वहां पे। तो इस तरह से एलिमेंट है जिसको हम देख रहे हैं यहां पे। अच्छा, अब यहां पे जो एरिया रहेगा ना, ये जो प्लेन है, इस प्लेन का कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो ये जो एरिया है ना इस सरफेस का, उसको बोल दो वहां पे डेल्टा ए। अच्छा, इसका नीचे वाला सरफेस भी होगा कि नहीं होगा? उसका भी कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो इसको मान लो तुम वहां पे डेल्टा ए डैश। और बताओ इस साइड का ही पीछे वाला भी सरफेस होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो ये जो पीछे वाला सरफेस बन रहा है उसको वहां पे बोल दो डेल्टा ए डबल डैश। ये सामने वाला सरफेस भी होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कुछ वहां पे अभी। तो अभी जो हमने इस तरह से ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में जो एलिमेंट कंसिडर किया है, तो उस पे इधर से इधर से इधर से सब तरफ से प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब प्रेशर के कारण वहां पे क्या आ रहा होगा, फोर्स आ रहा होगा। अच्छा, ये जो एलिमेंट है इस पे प्रेशर ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है? इसको यहां पे मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। अब ये बताओ ये प्रेशर किसके अलोंग है? ये वाला प्रेशर एक्स के अलोंग है। तो हम इस तरह से एक्स के अलोंग प्रेशर शो करेंगे पी एक्स। अच्छा, ये प्रेशर कहां बन रहा है? वाई के अलोंग। तो इस प्रेशर को हम वहां पे पी वाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? तो ये प्रेशर एक्स के अलोंग है, ये प्रेशर वाई के अलोंग है। अगर ये आगे वाला सरफेस लेते तो उस पर प्रेशर जेड के अलोंग बनता कि नहीं बनता? तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे पी एक्स, यहां पे पी वाई, और इस डायरेक्शन में भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
और उसको हमने मान लिया वहां पे P। और ध्यान ना, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमने डायग्राम में इतना बड़ा एलिमेंट शो किया है, लेकिन एलिमेंट हमारा कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। अब तुम ये बताओ, यहां पे प्रेशर P है, यहां प्रेशर Py, यहां प्रेशर Px, प्रेशर इनटू एरिया क्या दे देगा? तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसको मल्टीप्लाई कर दें, बताओ ये फोर्स बन गया कि नहीं बन गया? यहां पे P को मल्टीप्लाई कर दे किससे? यहां पे Px को मल्टीप्लाई कर दें किससे? डेल्टा A। बताओ ये एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स हो गया कि नहीं हो गया यहां पे? अब ये जो वेज है, वेज का एंगल मान लो वहां पे कितना है? वेज का एंगल मान लो वहां पे थीटा है। तो अब अगले स्टेप में जो डायग्राम रहेगा, ये एंगल कितना वहां पे? थीटा। यहां पे जो फोर्स आया, देखो ये प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण यहां पे फोर्स आएगा, इस फोर्स को बोल दो वहां पे Fx, क्योंकि ये फोर्स x के अलोंग आ रहा है। यहां पे जो प्रेशर है, इसके कारण फोर्स किसके अलोंग बन रहा है? तो इसको मैंने क्या बोल दिया? Fy। यहां पे फोर्स कितना आ रहा है? F। भाई प्रेशर के कारण इस तरह से हम फोर्स शो करेंगे ही नहीं शो करेंगे वहां पे? अब बताओ ये एंगल कितना? क्या होगा? थीटा कि 90 माइनस थीटा? अबे mg ऐसा एक्ट करता था नहीं एक्ट करता था? तो ये एंगल कितना बनता था वहां पे? अगर इंक्लाइन का एंगल थीटा है तो ये एंगल भी वहां थीटा बने नहीं बनेगा? अबे नहीं तो इसको एक्सटेंड कर दो, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो थीटा 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना? थीटा। अब बताओ इस फोर्स के यहां पे कितने कंपोनेंट होंगे? इसका एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और इसका यहां पे F sin थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब बताओ F sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? Fx को। और अगर हम बात करें F cos थीटा की, तो बताओ F cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? Fy को। अच्छा, मैंने इसका वेट क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का साइज बहुत ही स्मॉल है। हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका साइज कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। और साइज अगर स्मॉल है तो उसके वेट को हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने डायग्राम इतना बड़ा शो किया है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो हम इतने स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इतने स्मॉल। ये एक ट्रायंगुलर बना कि नहीं बना एलिमेंट? तो यहां पे एक ट्रायंगुलर एलिमेंट है जिसकी इतने छोटे स्मॉल एलिमेंट की हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो इसका कुछ वेट होगा क्या? तो उसके वेट को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। अब बताओ, अब F cos थीटा Fy के बराबर है, F sin थीटा Fx के बराबर है। अब Fx का मतलब क्या हुआ? बोलो। यहां पे F sin थीटा इक्वल्स टू क्या है? पहले जरा F की वैल्यू चेक करो, F क्या है वहां पे? F का मतलब यही है कि नहीं है? P डेल्टा A sin थीटा। और बताओ Fx का मतलब क्या है? Fx का मतलब Px इंटू डेल्टा A डबल डैश है कि नहीं वहां पे? है इतना? अब चेक करो जरा, इस सरफेस का एरिया कितना? डेल्टा ए, इसका डेल्टा ए डबल डैश, इसका। अब बताओ, एंगल जो रहता है वो दो लाइन के बीच में ही बनता है और एंगल दो प्लेन के बीच में ही बनता है। तो यहां पे जो नीचे वाला प्लेन है उसका एरिया कितना है? डेल्टा ए डैश। ऊपर वाला जो प्लेन है उसका एंगल, तो हम साइन थीटा को प्लेन के एंगल के टर्म में क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा को चेक करो, हम बोल सकते हैं क्या वहां पे? डेल्टा ए डबल डैश अपॉन,
और कॉस थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, कॉस थीटा को बोल रहे हैं बेस। भाई डेल्टा ए डैश क्या है, डेल्टा ए डैश इस एरिया का प्रोजेक्शन है कि नहीं नीचे वाले पे, और सिमिलरली डेल्टा ए डबल डैश क्या है, इस प्लेन का प्रोजेक्शन है इस पीछे वाले पे वहां पे। तो जिस तरह से हम लाइन का प्रोजेक्शन लेते हैं उस तरह से हम एरिया का भी प्रोजेक्शन लेते ही नहीं लेते हैं वहां पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा वहां पे हो जाएगा डेल्टा ए डबल डैश अपॉन डेल्टा ए, कॉस थीटा हो जाएगा डेल्टा ए डैश अपॉन क्या हो गया, डेल्टा ए। अभी कर सकते नहीं कर सकते हैं भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, विड्थ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो एरिया में चेंज हो जाएगा वहां पे। अब यहां पे चेक करो जरा, वैल्यू जब पुट करोगे तो यहां पे लिखोगे P डेल्टा ए। अब बताओ साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा की जगह तुम लिखोगे डेल्टा ए डबल डैश अपॉन डेल्टा ए, किसके बराबर, px इंटू डेल्टा ए डबल डैश। डेल्टा ए डबल डैश डेल्टा ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर है वो P के बराबर है वहां पे। भाई P प्रेशर तो ऐसा था कि नहीं था, P प्रेशर ऐसा रहा था और Px ऐसा रहा था। तो पहली चीज हमने क्या प्रूव करी, x के अलोंग जो प्रेशर है वो P के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब वैल्यू पुट करो, f cos थीटा किसके बराबर, fy के बराबर। f का मतलब क्या हो गया, f का मतलब हो गया P डेल्टा a। cos थीटा का मतलब हो गया डेल्टा a डैश बाय डेल्टा a। fy का मतलब क्या हो गया, fy का मतलब हो गया py इंटू डेल्टा a डैश। फिर से चेक करोगे डेल्टा ए डैश डेल्टा ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और रिजल्ट क्या निकल के आता है, y एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, P के बराबर है कि नहीं। अब उस डायग्राम को देखो, एलिमेंट का साइज इतना स्मॉल है कि नहीं है, यहां से प्रेशर कितना आया P, यहां से प्रेशर Px, यहां से प्रेशर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलोंग जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर किसके अलोंग, वाई के अलोंग, और वो किसके बराबर है। अब लिखो, ये जो पॉइंट है उसमें लिखो वहां पे प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक। पहले इतना नोट करो जरा, प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक। दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है आइसोट्रॉपिक, दूसरा होता है एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। और एनिसोट्रॉपिक में क्या होता है, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट लिखो वहां पे, पॉइंट क्या है वहां पे, प्रेशर एट अ पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन, प्रेशर एट अ पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम हर डायरेक्शन में प्रेशर देखेंगे तो वो प्रेशर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। जितना प्रेशर एक्स के अलोंग है उतना ही प्रेशर वहां पे क्या है, वाई के अलोंग है। रब करूं, अब देखो फाइनली हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग यहां बोल रहे हैं कि अगर ये कंटेनर है और कंटेनर में हमारा वहां पे क्या है, मान लो कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, और लिक्विड में हमने यहां पे एक पॉइंट लिया। कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, और लिक्विड में यहां पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया।
अब बताओ किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसा एक्ट करता है? नॉर्मली। अरे प्रेशर की प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर हमेशा नॉर्मली एक्ट करेगा। अब किसी पॉइंट पे हम कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो प्रेशर यहां पे क्या होगा? मान लो ऐसा नॉर्मल होगा, यहां पे एक ऐसा नॉर्मल होगा। बताओ इस तरह से हम किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये जो मैंने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मली हर डायरेक्शन में क्या किया है? प्रेशर शो किया है। और अब हमने प्रॉपर्टी क्या प्रूव करी? हमने प्रॉपर्टी प्रूव करी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर जो रहता है वो हर डायरेक्शन में सेम रहता है। बताओ यही प्रॉपर्टी है कि नहीं है? वहां पर प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखोगे तो प्रेशर हर डायरेक्शन में वहां पे क्या है? सेम है। अच्छा, अब मान लो यहां पे ये पॉइंट कितनी डेप्थ पे? h। यहां पे जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट कितनी डेप्थ पे लिया है? h। तो प्रेशर y के अलोंग कितना होगा इस पॉइंट पे? तो अब इससे हमने पहले फॉर्मूला प्रूव किया कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है तो पी वाई हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। भाई डेप्थ के साथ यही प्रेशर आता है कि नहीं आता है? और ध्यान, हम केवल y के अलोंग कैलकुलेट करना जानते हैं। अब x के अलोंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो x के अलोंग अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके बोल सकते हैं, जितना प्रेशर y के अलोंग होगा उतना ही प्रेशर क्या होता है? तो अभी हमने ये प्रूव किया कि नहीं प्रूव किया? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होता है? सेम होता है। तो y के अलोंग फॉर्मूला मालूम है, y के अलोंग हमने कैलकुलेट कर लिया, और वही प्रेशर हम किसके अलोंग ले लेंगे? x के अलोंग ले लेंगे। इतना समझ में नहीं समझ में? डेप्थ के साथ कैलकुलेट करना आता है, फिर हम प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होता है? सेम होता है। तो डेप्थ के साथ कैलकुलेट कर लेंगे, वही प्रेशर हम किसके अलोंग शो करेंगे? एक्स के अलोंग शो करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि जो भी प्रेशर है वो सरफेस पे कैसा एक्ट करता है? नॉर्मली। तो कुछ डायग्राम ड्रॉ करेगा। जैसे पहला मैंने डायग्राम क्या लिया था वहां पे कि डैम है और ये डैम की वॉल है, और डैम की वॉल के इस साइड हमने क्या लिया है? लिक्विड को लाके स्टोर किया है। फिर अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे एक बोल है, और इस बोल में हमने क्या किया? अच्छा, जो बोल है ये बोल हमने स्फेरिकल लिया है, इसका सेंटर यहां कहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब भी प्रेशर लगेगा, प्रेशर सरफेस पे कैसा लगेगा? नॉर्मली। तो यहां पे प्रेशर नॉर्मली इस तरह से लगेगा, यहां प्रेशर अच्छा, हमें प्रेशर किसके साथ कैलकुलेट करना आता है? डेप्थ के साथ। और जो प्रेशर डेप्थ के साथ मिलेगा वही प्रेशर हर डायरेक्शन में मिलेगा उस पॉइंट पे। तो बताओ यहां पे हर पॉइंट की डेप्थ सेम है क्या? इस पॉइंट की डेप्थ अलग है, इस पॉइंट की डेप्थ अलग है, इस पॉइंट की डेप्थ क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि यहां पे जो प्रेशर रहेगा, अगर ये P1 है तो फिर यहां पे P2, यहां पे, तो प्रेशर हर जगह वहां पे वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर रहा है? और कहां प्रेशर ज्यादा मिलेगा? ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट पे प्रेशर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है ना? अच्छा, यहां पे भी प्रेशर कैसा एक्ट करेगा? यहां पे भी प्रेशर एक्ट करेगा नॉर्मली। हमें मालूम है स्फीयर के किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल कहां से पास करेगा? तो बताओ इस तरह से हम प्रेशर शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे सरफेस पे नॉर्मली?
और बताओ हर पॉइंट की डेप्थ सेम है क्या? हर पॉइंट की यहां पे डेप्थ अलग, यहां पे डेप्थ अलग, यहां पे डेप्थ अलग। इसका मतलब है कि ये जो प्रेशर रहेगा, ये प्रेशर भी क्या होगा? अलग अलग रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो वहां पे कि जो भी प्रेशर है वो सरफेस पे कैसा एक्ट करता है? नॉर्मली। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। लिखा है ना? फिर देखो वहां पे यहां पे एक कंटेनर, अब देखो यहां पे 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं? सेम हाइट तक लिक्विड को लाके फिल कर रहे हैं। और मान लो यहां पे सरफेस इतना फ्लैट है, इतना, यहां पे ये सरफेस फ्लैट है, यहां पे ये एरिया भी ए, ये भी ए, और ये भी कितना है? ए। तो तीनों कंटेनर का शेप और साइज क्या है? अलग अलग है। अच्छा, तीनों कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं? सेम लिक्विड को लाके फिल कर रहे हैं। कितनी हाइट तक लाके फिल किया? लिक्विड डिफरेंट नहीं है, जो लिक्विड है, लिक्विड हमारी वहां पे क्या है? सेम है। तो अगर हमारे पास 3 कंटेनर है या 4 कंटेनर है जिसमें हम सेम हाइट तक सेम लिक्विड को लाके क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। अच्छा बताओ, तीनों कंटेनर को अगर देखोगे, किसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होगी? अगर देखो यहां पे लिक्विड, यहां पे जो लिक्विड होगा उसका कुछ मास होगा कि नहीं होगा? m1। यहां पे भी कुछ लिक्विड स्टोर किया, m2। यहां पे, अच्छा यहां पे बेस का एरिया सेम है कि नहीं है? यहां पे थ्रू आउट सेम है, यहां पे क्या हो गया? तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो किसका मास ज्यादा होगा? अभी यहां पे एरिया बढ़ता गया ना, तो m2 का मास ज्यादा होगा नहीं ज्यादा होगा? और मान लेते हैं यहां पे और ज्यादा विड्थ और हमने कर दी, तो अगर मास को अगर हम कंपेयर करेंगे तो m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3 है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, किस लिक्विड का वेट ज्यादा है? भाई देखो, कंटेनर में हमने लिक्विड को लाके फिल किया है। अगर मान लो लिक्विड नहीं होती, ये बताओ मुझे यहां पे, अगर जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर में भी कोई लिक्विड नहीं है, तो कंटेनर के अंदर क्या ट्रैप्ड है? एयर है कि नहीं है? और एयर के कारण इसके सरफेस पे प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक है कि नहीं है? अब यहां पे भी प्रेशर P0 है, यहां पे भी प्रेशर P0, यहां पे भी प्रेशर, लेकिन अगर हम वेट को देखेंगे तो यहां पे वेट, इसमें लिक्विड का वेट ज्यादा होगा, फिर इसमें कम होगा, इसमें और कम होगा। अब बताओ, लिक्विड के वेट के कारण प्रेशर बनता है क्या? अरे पूछ रहा हूं, लिक्विड के वेट के कारण प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, बन रहा है। देखो हम लोग थियोरेटिकली क्या बोलते हैं कि देखो लिक्विड है, लिक्विड के कारण फोर्स बना, फोर्स के कारण क्या बना? भाई यहां प्रेशर P0 क्यों नहीं रहा? अभी यहां प्रेशर P0 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया?
लिक्विड, लिक्विड क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर लिक्विड नहीं होता तो इस पॉइंट पे प्रेशर P0 ही लिखता, नहीं लिखता, लेकिन अब मैं प्रेशर यहां क्या लिखूंगा, P1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो लिक्विड है वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। यहां पे भी तो यहां पे प्रेशर P0 के बराबर होगा क्या, तो यहां प्रेशर होगा और प्रेशर P0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। लेकिन बताओ प्रेशर जो है वो वेट के कारण बन रहा है क्या? देखो वेट के कारण अगर प्रेशर बनता तब तो यहां पे वेट क्या है, ज्यादा है, तो यहां प्रेशर क्या होना चाहिए, फिर यहां प्रेशर कम होना चाहिए, यहां प्रेशर। लेकिन ध्यान है ना, जो भी प्रेशर रहता है वो लिक्विड के वेट के कारण नहीं बन पाता है। जो प्रेशर रहता है, प्रेशर केवल किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है डेप्थ पे। हमें लिक्विड के वेट से कोई मतलब नहीं। अब तीनों ही कंटेनर में लिक्विड की डेप्थ क्या है, और हमने ये पढ़ा है कि जो भी प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच होता है कि नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों पॉइंट पे देखो कंटेनर का शेप क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान रखना कंटेनर का शेप अलग अलग होगा, लेकिन जो प्रेशर रहेगा बॉटम में वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब यहां से हम बोल सकते नहीं बोल सकते जो भी प्रेशर है वो कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। तो वहां लिख लो कि जो भी प्रेशर है वो कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जो भी प्रेशर है वो कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ऐसा हम तभी बोल पाएंगे जब सब में लिक्विड की हाइट क्या रही होगी, सेम रही होगी। लिखा इतना, अच्छा अगर मान लो, ये बस ध्यान रखना है, जो भी प्रेशर आता है प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे। वेट के कारण क्यों नहीं बोल पा रहा है, अबे यहां पे भी लिक्विड का वेट है, यहां पे भी लिक्विड का वेट है, यहां पे भी क्या है, यहां पे जैसे जो लिक्विड रहेगी इसका वेट क्या होगा, mg, कुछ होगा कि नहीं होगा, m1 इंटू जी यहां एक करेगा। अच्छा यहां पे बताओ मुझे इस लिक्विड का वेट कितना, यहां पे जो लिक्विड है इस लिक्विड का वेट कितना। मास को क्या लिखोगे, मास को लिखोगे डेंसिटी, वॉल्यूम कितना, ऐसा लिखोगे। मास को वहां पे लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मैं अगर ऐसा प्रूफ करने की कोशिश करूं कि यहां पे प्रेशर कितना, भाई यहां पे जो एयर है उसके कारण प्रेशर कितना है, P0, तो एयर के कारण प्रेशर यहां पे भी कितना बनेगा, P0 ही रहेगा। अब मैं बोलता हूं कि एक्स्ट्रा जो प्रेशर आ रहा है वो वेट के कारण आ रहा है, तो वेट कितना आया, तो मैंने बोला वेट हो गया रो इंटू ए इंटू एच इंटू क्या हो गया, और ये कितने एरिया पे लगा, वेट ए पे। तो बताओ अब इक्वेशन हमारी मैच कर गई। P0 क्या निकल के आ गया, P जो भी प्रेशर रहेगा P की वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस क्या हो गया, रो जी एच। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पे प्रेशर एयर के कारण P0, तो अगर हम कंटेनर के बॉटम पे जाएंगे तो एयर के कारण तो प्रेशर P0 बन रहा है। अब मैंने इसको ऐसे समझा कि यहां पे लिक्विड का वेट आया तो वेट के कारण भी यहां पे क्या बन गया, तो मैंने वेट को डिवाइड कर दिया किससे, एरिया से। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या दे रहा है, प्रेशर। और बताओ ये इक्वेशन इससे मैच कर गई नहीं मैच कर गई,
लेकिन हर केस में ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेट एक्ट करेगा ना, वो वेट पूरा यहां पे नहीं आएगा, वो वेट का कुछ पोर्शन इस वॉल पे भी जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहां पे जब वेट लगेगा तो ये वेट इस सरफेस पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और इस साइड का जो लिक्विड रहेगा उसका वेट इस सरफेस पे गिर रहा होगा। समझ में? यहां पे जब वॉल ऐसी थी तो पूरा का पूरा वेट नीचे नहीं गिर रहा है, कुछ वेट जो रहेगा वो इसकी साइड वाली वॉल पे जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहां पे जब कंटेनर का शेप ऐसा रहेगा तो वेट पूरा यहां पे नहीं गिर रहा है, वेट साइड की कर्व वॉल पे भी क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा वहां पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी प्रेशर है वो कभी भी ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता कि P0 निकालें, वाटर के कारण वेट निकालें, डिवाइड कर दें एरिया से। वैसे अगर करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रेशर है उसके लिए हमें केवल फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है P इक्वल्स टू कितना, P0 प्लस वहां पे क्या हो गया, रो जी एच हो गया। क्लियर ना? जैसे देखो वहां पे मान लो एक डायग्राम मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये भी बहुत कॉमन डायग्राम है, देखना मॉड्यूल में भी दिया रहता है इस तरह से। जैसे ये कंटेनर है और यहां पे हमने लिक्विड को लाके फिल कर दिया। मान लो ये हाइट मेरी कितनी है, h1, ये हाइट h2। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना, अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना P, तो अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल्स टू क्या लिखोगे, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू H1। हमें कोई वेट से मतलब नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि यहां पे प्रेशर कितना P2, तो P2 की वैल्यू अब क्या लिखोगे वहां पे, P2 की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे P0 प्लस रो इंटू जी। अब कितनी हाइट, H2। जब भी हम प्रेशर कैलकुलेट करने जाएंगे हमें केवल क्या चाहिए, हमें केवल चाहिए लिक्विड के सरफेस से डेप्थ। लिखा कि नहीं लिखा वहां पे? और जो लास्ट आता है पॉइंट, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी प्रेशर है, प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। ये कि नहीं है? अब मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक पर्सन है और यहां पे उसका हेड है, और इस हेड पे कंसिडर करो केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। मान लो अगर पर्सन है, पर्सन के हेड के सरफेस पर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमारे सर पे देखोगे इतना छोटा सा एरिया होगा कि नहीं होगा। अब इस सरफेस पे क्या एक्ट कर रहा है बताओ, चारों ओर एयर है कि नहीं है, और एयर के कारण यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है नहीं लग रहा है। और कितना था एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है P0, उसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। अब बताओ जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो एयर हमारे सर के ऊपर क्या अप्लाई करेगी,
फोर्स। भाई प्रेशर है, करंट बनेगा फोर्स। फोर्स हम पूरे सर पे नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हेड के टॉप पे केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं। अब बताओ इस एरिया पे फोर्स कितना बना। तो अब क्या करोगे, अगर हमें इस सरफेस पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4। यही कि नहीं है। अब ये कितना आ गया फोर्स, ये जो फोर्स आएगा ये आ जाएगा कितना, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, 1 केजी फोर्स है क्या, क्या होता है 1 केजी फोर्स। अबे 1 केजी फोर्स का मतलब होता है 1 केजी पे लगने वाला फोर्स। तो 1 केजी पे कितना फोर्स लगेगा, 1 इंटू 9.8, तो अप्रोक्सीमेटली 10 बनता ही नहीं बनता। इसका मतलब है कि अगर हम अपने सर का केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पकड़ेंगे तो उस पर अप्रोक्सीमेटली कितना भार आ रहा है, 1 केजी का आ रहा है। अब तेरा सर का कितना एरिया, सोचो 10 केजी का भार है अपने सर के ऊपर, कैसे फिर हम बियर करेंगे उस चीज को। भाई एरिया कम से कम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा कि नहीं होगा। भाई एक स्केल कितनी 15 की होती ही नहीं होती है, तो अप्रोक्सीमेटली भी अगर तुम एरिया निकालोगे कुछ तो बने नहीं बनेगा। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर 1 केजी का लोड आता है तो पूरे सर पे कितने का आ रहा होगा, कम से कम 10-12 केजी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर सर कैसे उठाता है, इन उतना भार फिर कैसे बियर करता है। भाई 14 केजी का तो सिलेंडर होता है ना गैस का। भाई घर पे जो एलपीजी का सिलेंडर आता है वो कितने केजी का होता है, 14-15 के आसपास होता ही नहीं होता है। तो फिर तुम्हारे सर पे 9 केजी का भार है, पता चल रहा है क्यों। हाँ क्यों नहीं पता चल रहा है। अबे जब हाथ पे अगर कोई मान लो 5 केजी कोई टांग देगा, 5 केजी भी होता ही नहीं होता क्वांटिटी, 5 केजी आलू लेने जाओ उसमें हाथ दर्द करता है। तो फिर तुम्हारे सर पे कम से कम 7-8 केजी का आ रहा है, तो पता क्यों नहीं चल रहा है हमें। क्या आदत हो गई है क्या बैल बनने की, हाँ क्या आदत हो गई। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर पे इमेजिन करो कि 1 केजी का सामान पड़ा हुआ है, तो अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर भी मिल गया तो उस पर 10 केजी का सामान पड़ा हुआ है सर के ऊपर, तो फिर तो पता क्यों नहीं चलता है हमें। हाँ क्या बोल रहे हो, अभी कुछ हमारी बॉडी में भी कुछ प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता ही नहीं होता है, ब्लड के सर पे जाता है क्या, नहीं जाता है क्या। तो फिर हाँ अबे जब हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे आते तो नाक में से कहीं ब्लड भी निकलता नहीं निकलता है, क्यों निकलता है। हाँ तो बेसिकली वहां पे कोई चीज बैलेंस कर रही नहीं बैलेंस कर रही है। अगर हमारे सर पे 10 केजी का लोड है तो कोई चीज को बैलेंस भी कर रहा है, नहीं बैलेंस कर रहा है, और नहीं होता तो बैलेंस है। ठीक है 4 बजे जाना है सबको डैम पे, क्या लंच है क्या है साथ में, हाँ क्या है लंच भी है क्या सब लोगों का, हाँ 4 बजे सबको पहुंचना है सीसीएम। तू ही ने बोला था ना, तो हम लोग तो बोल क्या है कि लंच नहीं है आज घर पे, तुम लोग बोल क्या है कि लंच है घर पे, हाँ
अब क्या तेरी गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी अब तुम लोगों को लंच के लिए। तो बताओ जो प्रेशर रहता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब कुछ एग्जाम्पल भी है प्रेशर के, अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिए रहते बुक में वहां पे। जैसे जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक देखोगे तो ट्रेन किस पे चलती है, रेल्स पे चलती नहीं चलती है। और रेल्स बेसिकली अगर ऊपर से देखोगे तो क्या है, लोहे की प्लेट्स हैं वो जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, यही रेल्स है कि नहीं रेल्स वहां पे। अब जो भी रेल्स रहती है, जैसे ये लोहे की रेल्स है, तो बीच में किससे कनेक्टेड होती हैं। अबे ट्रेन देखी, ट्रेन का ट्रैक देखा नहीं देखा है, तो जो जैसे ये लोहे का सेक्शन चलता है वो एच सेक्शन होता है। क्या क्या बोला मैंने अभी, मैंने बोला जो रेल्स होती है ना, ट्रैक जो रहता है वो एच सेक्शन होता है। एच सेक्शन का मतलब है कि स्टील का ऐसा सेक्शन होता है। अब ये ट्रैक को काटोगे बीच से ऐसे दिखे नहीं दिखेगा, तो इस तरह का ट्रैक जो रहता है वो बेसिकली क्या है, एक आई सेक्शन है। ये इस तरह का एक आई सेक्शन है, वहां पे वो मेटल का है पूरा, लोहे का, बीच में कनेक्टेड होते हैं। क्या चीज लगी होती बीच में, वुडन प्लैंक रहते हैं। फिर अब ये जो भी ट्रेन आएगी उसका लोड तो इसी पे आएगा कि नहीं आएगा, जो व्हील्स आएंगे ट्रेन के। फिर ये लोड किस पे आया, ट्रेन का लोड आया इसके सेक्शन पे आया कि नहीं आया। अब इस लोड के कारण यहां पे प्रेशर बना कि नहीं बना, और ये प्रेशर टन में होगा कि नहीं होगा, यानी बहुत ज्यादा लोड के कारण यहां पे क्या बन रहा होगा, प्रेशर बन रहा होगा यहां पे। अब बताओ जो भी रेलवे ट्रैक रहता है उसको सिंपली हम मिट्टी पे डाल देते हैं क्या, क्या किस पे डालते हैं, हाँ अबे कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं, उसके ऊपर ये मेटल का ट्रैक डाला जाता है। और जो कंक्रीट के स्लीपर होते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा कंक्रीट का स्लीपर है, तो वो जो कंक्रीट का स्लीपर होगा उसके बगल में भी देखना इस तरह से पत्थर डाले जाते हैं और उनका मेंटेनेंस भी होता है। कौन करता है मेंटेन, बस कुछ बोलते हैं तुम ये लोग मेंटेन करोगे 12वीं की बात तो, है ना। अबे रेलवे में कोई स्टाफ रहता है जिसको बोलते हैं जो मेंटेन करता हो, क्या करता है, हाँ क्या करता है, कौन सा गैंगमैन होता है, कौन सा होता है। देखो जो भी रेलवे ट्रैक रहता है पहले आता है कंक्रीट के ऊपर, फिर कंक्रीट के बाद उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, बहुत सारे पत्थर को फिल करते हैं और उनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी होता है। जैसे पत्थर दूर चले जाएंगे फिर से उसको क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं। अब पर्पस क्या होता है इस सब का, कि यहां पे ऐसा करने से एरिया को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और बताओ एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर वहां पे क्या हो गया, और प्रेशर अगर कम हो गया तो ग्राउंड में वो ट्रैक धंसेगा क्या, नहीं। इसीलिए वहां पे पहले स्लीपर आता है, कंक्रीट का एरिया बढ़ाता है, फिर पत्थर को और हम क्या करते हैं, फोर्सफुली वहां पे फिल कर देते हैं, जिससे टोटल एरिया वहां पे बढ़ता है और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। घर पे जो हम नाइफ यूज करते हैं तो हम क्या, कौन सी नाइफ यूज करते हैं, शार्प या ब्लंट। शार्प नाइफ होगी तो एरिया क्या होगा, और अगर एरिया बहुत कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, और प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होगा तभी जाके फ्रूट्स वहां पे क्या होते हैं, इजिली कट होते हैं वहां पे। समझ में इतना, तो इतना पढ़ के देखना। प्रेशर मेन जो प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखना है, प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, और ये फॉर्मूला हम लोग वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगली क्लास में अपन लोग इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना करके आना अगले टर्म पे।